एर्टुगरुल गाजी एक बहादुर और नेक योद्धा थे। वो एक ऐसे लीडर थे जिनकी सोच बड़ी थी और जिनका ईमान गहरा था। बहुत से लोग उन्हें उस्मान पहले के पिता के रूप में जानते हैं। उस्मान पहले वही शख्स थे जिन्होंने ताकतवर ऑटोमन साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन एर्टुगरुल की अपनी कहानी वो बुनियाद है जिस पर वो साम्राज्य बना था। वो इतिहास के बहुत मुश्किल दौर में जिए, 13वीं सदी में। ये ऐसा समय था जो अराजकता, जंग और अनिश्चितता से भरा था। उन्होंने अपनी कौम को इन काले दिनों से हिम्मत और समझदारी के साथ निकाला। उनकी जिंदगी एक मिसाल थी ईमान की ताकत की और ऐसे लीडर की ताकत की जो अपनी कौम को सबसे पहले रखता है, एक सच्चे गाजी यानी इस्लाम के लिए लड़ने वाले योद्धा की। उनका नाम एर्टुगरुल पुरानी तुर्की भाषा में बहादुर आदमी या हीरो आदमी का मतलब है, और वो वाकई इस पर खरे उतरे। वो काई कबीले से थे जो ओघुज तुर्कों की एक शाखा थी। ये खानाबदोश लोग थे, हमेशा अपने जानवरों के लिए हरी भरी चारागाहों और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में घूमते रहते थे। एर्टुगरुल सिर्फ एक कबीलाई सरदार नहीं थे, वो अपनी कौम के लिए उम्मीद का प्रतीक थे। ऐसी दुनिया में जहां बीजांटिन और खौफनाक मंगोल भीड़ जैसे ताकतवर साम्राज्य हावी थे, उन्होंने अपने कबीले के लिए एक छोटी लेकिन अहम किस्मत बनाई। एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जो दुनिया के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। लगभग 1198 के आसपास जन्मी एर्टुगरुल की शुरुआती जिंदगी समय के धुंध में छुपी हुई है, क्योंकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुत कम है। जो कुछ हम जानते हैं वो बाद की ओटोमन परंपराओं और किंवदंतियों से आता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि वो काई के लीडर सुलेमान शाह के बेटे थे। कम उम्र से ही उन्होंने योद्धा और राजनेता के तरीके सीखे। वो न्याय, करुणा और खुदा में अटूट विश्वास के महत्व को समझते थे। ये सिद्धांत उनके हर फैसले को गाइड करते थे, छोटे से कबीलाई मामले से लेकर ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ बड़ी लड़ाइयों तक। उनकी लीडरशिप सिर्फ लड़ने के बारे में नहीं थी, ये मजबूत मूल्यों पर आधारित एक समुदाय बनाने के बारे में थी। एर्टुगरुल गाजी की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक विवरण से कहीं ज्यादा है। ये दृढ़ता की एक प्रेरणादायक कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे लोगों का एक छोटा समूह एक दृढ़ और नेक लीडर के नेतृत्व में बड़ी चुनौतियों को पार कर सकता है। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें हर तरफ से लगातार खतरों का सामना करना पड़ा, जिसमें अंदर से धोखा और बाहर से ताकतवर दुश्मन शामिल थे। फिर भी उन्होंने कभी अपना रास्ता नहीं खोया। वो अपने विश्वासों और अपनी कौम के लिए एक स्थायी, शांतिपूर्ण वतन खोजने के अपने मिशन पर अडिग रहे। एक सपने की ये अथक खोज ही उनकी विरासत को इतना शक्तिशाली और स्थायी बनाती है, उनकी मौत के सदियों बाद भी। काई कबीला एर्टुगरुल गाजी के नेतृत्व में एक ऐसा समुदाय था जिसका कोई स्थायी घर नहीं था। वे मूल रूप से मध्य एशिया के विशाल मैदानों से थे। हालांकि पूरब में एक बड़ा और भयानक तूफान आ रहा था, मंगोल आक्रमण। चंगेज खान और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मंगोल सेनाएं अपने रास्ते में सब कुछ जीत रही थीं, अपने पीछे विनाश और डर छोड़ रही थीं। इस भारी दबाव ने काई सहित कई तुर्की जनजातियों को पश्चिम की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। वे सालों तक यात्रा करते रहे, बसने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में, जमीन का एक टुकड़ा जहां वे अपने परिवारों को बड़ा कर सकें और अपने झुंडों को शांति से चरा सकें, युद्ध के लगातार खतरे से दूर। यह यात्रा अविश्वसनीय कठिनाई से भरी थी। काई लोगों को भूख, थकावट और हमले के लगातार खतरे का सामना करना पड़ा। एर्टुगरुल को अपनी हिम्मत बनाए रखने के लिए एक मजबूत लीडर बनना पड़ा। उन्होंने उन्हें अपने विश्वास और अपनी साझा पहचान की याद दिलाई। पश्चिम में एक और शक्तिशाली ताकत थी, बीजांटिन साम्राज्य। ये पुराना ईसाई साम्राज्य एक लगातार प्रतिद्वंद्वी और संघर्ष का स्रोत था। काई पूरब में मंगोलों और पश्चिम में बीजांटिन के बीच फंसे हुए थे। यह एक मुश्किल स्थिति में फंसने जैसा था। एर्टुगरुल को अपने कबीले के लिए इन खतरनाक राजनीतिक पानी में नेविगेट करने के लिए बहुत चालाक और बहुत बहादुर होना पड़ा। एर्टुगरुल का परिवार उनकी ताकत का दिल था। उनके पिता सुलेमान शाह उनसे पहले एक सम्मानित लीडर थे। परंपरा के अनुसार एर्टुगरुल के 3 भाई थे, गुंडोगदू, सुंगुरटेकिन और डुंडार। कबीले के लिए सबसे अच्छे रास्ते के बारे में भाइयों के बीच अक्सर असहमति होती थी। कुछ अपने पैतृक भूमि पर लौटना चाहते थे, जबकि अन्य जैसे एर्टुगरुल का मानना था कि उनका भविष्य अनातोलिया में था, वह भूमि जो अब आधुनिक तुर्की है। यह आंतरिक विभाजन एक और बड़ी चुनौती थी जिसे एर्टुगरुल को संभालना पड़ा। उन्हें अपने लोगों को एकजुट करना था और उन्हें समझाना था कि एक नए वतन के लिए उनका विजन सही था, भले ही रास्ता अनिश्चित था। जिस दुनिया में एर्टुगरुल रहते थे
वह साम्राज्यों और विचारधाराओं का युद्ध क्षेत्र था। अनातोलिया में एक तुर्क मुस्लिम राज्य सेल्जुक सल्तनत ओनोफ्रम मंगोल आक्रमणों के दबाव में कमजोर हो रहा था। इसने एक सत्ता का खालीपन पैदा किया, एक अराजक स्थिति जहां कई छोटी रियासतें या बेयलिक नियंत्रण के लिए लड़ रही थी। इसी बिखरी हुई और खतरनाक दुनिया में एर्टुगरुल ने अपने छोटे काई कबीले का नेतृत्व किया। उनके पास न कोई बड़ी सेना थी और न ही कोई विशाल क्षेत्र। उनके पास बस उनका तेज दिमाग, उनका अटूट विश्वास और उनके लोगों की वफादारी थी। उनका संघर्ष सिर्फ अस्तित्व के लिए नहीं था, यह एक दैवीय कारण की खोज थी, इस्लाम के झंडे तले न्याय और शांति स्थापित करने के लिए। एर्टुगरुल और काई कबीले के लिए मोड़ एक महान बहादुरी के काम से आया। जैसा कि कहानी कहती है, अनातोलिया से यात्रा करते समय एर्टुगरुल को दो सेनाएं एक हताश लड़ाई लड़ती हुई मिली। यह जाने बिना कि वे कौन थे, उन्होंने देखा कि एक तरफ बहुत कमजोर थी और हारने वाली थी। जरूरतमंदों की मदद करने और अन्याय के खिलाफ लड़ने के अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए एर्टुगरुल और उनके छोटे से योद्धाओं के समूह ने लड़ाई में कूद पड़े ताकि कमजोर पक्ष की मदद कर सकें। यह एक जोखिम भरा फैसला था, लेकिन यह सही था। उनके हस्तक्षेप ने लड़ाई का रुख बदल दिया और कमजोर सेना विजयी हुई। यह एक ऐसा पल था जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जिस सेना को उन्होंने बचाया था, उसके लीडर कोई और नहीं बल्कि सुल्तान अलादीन कायकुबाद पहले थे, जो सेल्जुक सल्तनत ओनोफ्रम के शासक थे। सुल्तान इस बहादुर अजनबी से मिली इस अप्रत्याशित मदद के लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी थे। उनकी वफादारी और साहस के इनाम के तौर पर सुल्तान ने एर्टुगरुल और उनके काई कबीले को अपने साम्राज्य की सीमा पर जमीन का एक टुकड़ा दिया। ये जमीन बीजान्टिन साम्राज्य की सीमा के पास स्थित थी। इसमें सोगुत और डोमानिक के आसपास के क्षेत्र शामिल थे। यह सिर्फ जमीन से बढ़कर था। यह पहला सच्चा घर था जिसे काई ने बहुत लंबे समय से जाना था। ये जड़ें जमाने की जगह थी। सोगुत शहर उन्हें खाली नहीं दिया गया था। यह एक बीजान्टिन शहर था जिसे उन्हें जीतना था। यह उनका पहला बड़ा सैन्य उद्देश्य था। अपने वफादार अल्प्स या योद्धाओं के साथ एर्टुगरुल ने शहर को घेर लिया। उनकी रणनीति ने सैन्य कौशल को अपने दुश्मन की गहरी समझ के साथ जोड़ा। सोगुत की विजय एक स्मारकीय जीत थी। यह उनकी छोटी लेकिन बढ़ती बेयलिक या रियासत की पहली राजधानी बन गई। सोगुत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, यह उनकी नई शुरुआत का प्रतीक था। यह वह बीज था जिससे महान ओटोमन ओक का पेड़ अंततः बढ़ेगा। उनकी लंबी और कठिन यात्रा का एक वसीयतनामा। एक स्थायी आधार के साथ एर्टुगरुल ने एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज बनाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने सोगुत को निष्पक्षता से शासित किया, न केवल अपने मुस्लिम लोगों की रक्षा की बल्कि ईसाई विषयों की भी रक्षा की जो उनके शासन में आए थे। इससे उन्हें एक न्यायपूर्ण और दयालु लीडर के रूप में प्रतिष्ठा मिली। इस्लाम में उनका योगदान सिर्फ विजय के बारे में नहीं था। यह इस्लाम के शांति, न्याय और सहिष्णुता के सिद्धांतों पर आधारित एक मॉडल समुदाय बनाने के बारे में था। उन्होंने दिखाया कि सच्ची ताकत सिर्फ लड़ाई जीतने में नहीं थी बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों को जीतने में थी। सोगुत में यह छोटा सा राज्य एक परेशान क्षेत्र में उम्मीद की किरण बन गया। सेक्शन 4 जीवन में और उसके बाद की विरासत, परिवार, आस्था और अंतिम आराम। आप जानते हैं, एर्टुगरुल का निजी जीवन उनकी विरासत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना उनके सार्वजनिक कार्य। उन्होंने हलीमे हाथून नाम की एक असाधारण महिला से शादी की थी। परंपरा के अनुसार वह एक सेल्जुक राजकुमारी थी जो अपनी बुद्धिमत्ता, वफादारी और अपने पति के उद्देश्य के लिए अटूट समर्थन के लिए जानी जाती थी। आदिवासी राजनीति और लगातार युद्धों की कठोर और अनिश्चित दुनिया में हलीमे एर्टुगरुल की विश्वसनीय सलाहकार और महान शक्ति का स्रोत थी। वह उनके बच्चों की मां और काई कबीले की कुलमाता थीं, जिन्होंने अगली पीढ़ी के लीडरों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी साझेदारी भक्ति और साझा उद्देश्य का एक आदर्श थी जो उनके लोगों के अस्तित्व और सफलता के लिए आवश्यक थी। साथ में एर्टुगरुल और हलीमे हाथून के 3 बेटे थे जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे: गुंडुज अल्प, सावसी बे और सबसे प्रसिद्ध उस्मान। एर्टुगरुल ने अपने बेटों को पालने में बहुत सावधानी बरती। उन्हें युद्ध कला, शासन और सबसे महत्वपूर्ण अपने धर्म के सिद्धांतों को सिखाया। वह जानते थे कि उनके लोगों का भविष्य उन पर निर्भर करता है। उस्मान, उनके सबसे छोटे बेटे, ने कम उम्र से ही असाधारण क्षमता दिखाई। उन्हें अपने पिता का साहस, ज्ञान और दूरदर्शिता विरासत में मिली। ये उस्मान ही थे जिन्होंने अपने पिता द्वारा बनाई गई छोटी रियासत का विस्तार किया और अंततः उस महान ओटोमन साम्राज्य को अपना नाम दिया
जो 600 से अधिक वर्षों तक शासन करेगा। एर्टुगरुल के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति महान अंदालुसी सूफी रहस्यवादी और दार्शनिक शेख इब्न अरबी थे, जबकि उनकी मुलाकातों का सीधा ऐतिहासिक प्रमाण विद्वानों द्वारा बहस का विषय है। ऑटोमन परंपरा उनके संबंध की कहानियों से भरपूर है। कहा जाता है कि इब्न अरबी ने एर्टुगरुल में महान क्षमता देखी और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। उन्होंने एर्टुगरुल को ज्ञान और प्रोत्साहन प्रदान किया, उनके दिव्य मिशन में उनके विश्वास को मजबूत किया। इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन ने एर्टुगरुल को अपनी कई चुनौतियों का सामना करने के लिए नैतिक और मनोवैज्ञानिक शक्ति दी। शेख की आस्था, न्याय और भाग्य पर शिक्षाओं ने एर्टुगरुल के विश्व दृष्टि और उनके नेतृत्व शैली को गहराई से आकार दिया। अपने लोगों की सेवा और संघर्ष के लंबे जीवन के बाद एर्टुगरुल गाजी का निधन 1280 के आसपास हुआ। उन्हें सोगुत शहर में दफनाया गया, वह मातृभूमि जिसे उन्होंने सुरक्षित करने के लिए इतनी मेहनत की थी। उनके बेटे उस्मान ने उनकी कब्र पर एक मकबरा बनवाया, जो तब से एक प्रिय तीर्थ स्थल बन गया है। सदियों से लोग उनके अंतिम विश्राम स्थल पर सम्मान व्यक्त करने के लिए आते रहे हैं, उस व्यक्ति को जिसने इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की नींव रखी थी। सोगुत में मकबरा उनकी स्थायी विरासत की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। आस्था, साहस और एक नेक सपने की अथक खोज से भरे अतीत का एक भौतिक संबंध। सेक्शन 5 दी लेजेंड रीबॉर्न, डिरिलिस एर्टुगरुल और आधुनिक महत्व। 21वीं सदी में एर्टुगरुल गाजी की कहानी को तुर्की टेलीविजन सीरीज पुनरुत्थान एर्टुगरुल के जरिए एक वैश्विक दर्शकों के लिए फिर से जीवित किया गया। यह शो दुनिया भर में एक घटना बन गया, जिसने तुर्की की सीमाओं से कहीं ज्यादा लाखों दर्शकों को मोहित किया। यह सीरीज एर्टुगरुल के जीवन का एक नाटकीय और एक्शन से भरपूर संस्करण बताती है, जो नाइट्स टेम्पलर, मंगोलों और धोखेबाज बीजांटिन कमांडरों के खिलाफ उनके संघर्षों पर केंद्रित है। हालांकि यह ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कई रचनात्मक स्वतंत्रताएं लेता है, लेकिन विश्वास, न्याय, पारिवारिक मूल्यों और दृढ़ता का इसका मूल संदेश विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। की लोकप्रियता अभूतपूर्व थी। इसे कई भाषाओं में अनुवादित और डब किया गया, जो पाकिस्तान से मध्य पूर्व तक मुस्लिम दुनिया में एक बड़ी हिट बन गई, और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी इसे पसंद किया गया। लोग एर्टुगरुल के चरित्र को एक आदर्श नायक के रूप में पसंद करते थे। बहादुर, ईमानदार, अपने परिवार और अपने ईश्वर के प्रति समर्पित और उत्पीड़ितों का चैंपियन। इस सीरीज ने मुख्यधारा के पश्चिमी मनोरंजन का एक विकल्प पेश किया, जिसमें इस्लामी इतिहास और मूल्यों में निहित एक नायक को प्रस्तुत किया गया। इसने ऑटोमन इतिहास में नए सिरे से रुचि जगाई और कई दर्शकों के लिए एक वीर अतीत से गर्व और जुड़ाव की भावना पैदा की। यकीनन इस सीरीज को कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। इतिहासकारों का कहना है कि यह शो एक डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा ऐतिहासिक फिक्शन है। नाइट्स टेम्पलर के खलनायक जैसे कई पात्र और विशिष्ट प्लॉटलाइन नाटकीय प्रभाव के लिए गढ़े गए थे। एर्टुगरुल के जीवन के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुत कम है, इसलिए लेखकों को अपनी कल्पना से कई खाली जगहों को भरना पड़ा। हालांकि शो के निर्माताओं ने हमेशा यह बनाए रखा कि उनका लक्ष्य इतिहास का पाठ देना नहीं था, बल्कि उस भावना और मूल्यों के बारे में एक प्रेरणादायक कहानी बताना था जिसने ऑटोमन राज्य की स्थापना की। इस शो को एक किंवदंती के उत्सव के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक शाब्दिक इतिहास के रूप में। आज एर्टुगरुल गाजी का महत्व इतिहास की किताबों और टेलीविजन स्क्रीन से परे है। उनकी कहानी प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत है। यह हमें एक स्पष्ट उद्देश्य रखने और अपने सिद्धांतों पर डटे रहने के महत्व के बारे में सिखाती है, भले ही भारी बाधाओं का सामना करना पड़े। यह दिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सेवा, बलिदान और अपने समुदाय की देखभाल के बारे में है। विभाजन और संघर्ष से भरी दुनिया में एर्टुगरुल की विरासत हमें एकता, विश्वास और एक नेक उद्देश्य के लिए लड़ने के साहस की शक्ति की याद दिलाती है। एक खानाबदोश सरदार से एक साम्राज्य के पिता बनने तक की उनकी यात्रा एक कालातीत सबक है कि विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सबसे छोटा बीज भी एक विशाल वृक्ष बन सकता है।